नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एडवर्ड एल बर्नीस की किताब प्रोपेगेंडा। मान लीजिए आप सुबह उठकर अपने फ़ोन पर इंस्टाग्राम खोलते हैं। स्क्रॉल करते ही आपके मनपसंद ब्रांड की टी शर्ट का विज्ञापन दिखता है। उसी समय व्हाट्सएप पर आपके किसी दोस्त ने एक राजनीतिक पार्टी की शानदार रैली का वीडियो भेजा। फेसबुक पर आपके इलाके में खुले एक नए कैफ़े की तस्वीर वायरल हो रही है और रात में नेटफ्लिक्स आपको वही वेब सीरीज़ सजेस्ट करता है जो आपके टेस्ट के हिसाब से हो। आप सोचते हैं कि यह सब संयोग है। असल में जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वहाँ राय और निर्णय अब केवल हमारे दिमाग की उपज नहीं होते। हमें यह विश्वास दिलाया जाता है कि हमने ये सब कुछ अपनी मर्जी से चुना है, लेकिन हकीकत यह है कि यह सब केयरफुली प्लान्ड है। किसी ने धीरे धीरे आपको चुपचाप योजनाबद्ध तरीके से उस निर्णय तक धकेला है कि आप वही खरीदें, वही देखें और उसी सोच को अपनाएं जिसकी उन्हें ज़रूरत है। आपको लगता है आप अपनी मर्जी से सोचते हैं और चुनते हैं, लेकिन असल में आपके निर्णय को पहले से ही शेप किया जा चुका है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रोपेगेंडा, और इसी पूरी कला और विज्ञान को आधुनिक दुनिया में सबसे पहले और गहराई से समझाने वाले व्यक्ति थे एडवर्ड एल बर्नीस। उनकी किताब प्रोपेगेंडा पहली बार 1928 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन आज लगभग 100 साल बाद भी यह उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज हमारा हर निर्णय, चाहे वो एक छोटा सा निर्णय कोल्ड ड्रिंक खरीदने का हो, कोई राजनीतिक पार्टी चुनने का हो, या फिर किसी जीवन शैली को अपनाने का बड़ा निर्णय, ये सब कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन शेपिंग और मीडिया मैनेजमेंट की प्रक्रिया से होकर गुजरता है। बर्नीज को आज फादर ऑफ पब्लिक रिलेशंस कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बताया कि कैसे जनता की राय को संगठित रूप से गढ़ा और नियंत्रित किया जाता है। बर्नीज ने बताया कि कैसे आधुनिक लोकतंत्र में जनता को सीधे आदेश न देकर बल्कि उनकी भावनाओं, इच्छाओं और धारणाओं को प्रभावित करके नियंत्रित किया जाता है। उन्होंने इसे बुरी चीज़ नहीं माना, बल्कि एक जरूरी साधन बताया ताकि समाज को संगठित और स्थिर रखा जा सके। अब आइए इस किताब की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि बर्नीज ने क्या कहा था और आज की दुनिया में यह कैसे सटीक बैठता है। स्वागत है आपका अपने चैनल ऑडियो बुक स्पेस में। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, संगठित आदतें और सामूहिक राय। बर्नीज शुरुआत में बताते हैं कि आधुनिक लोकतंत्र में हर इंसान यह मानता है कि वह स्वतंत्र है, लेकिन सच यह है कि लोगों के विचार और निर्णय हमेशा से किसी न किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आकार दिए जाते हैं। वे इसे इनविजिबल गवर्नेंस कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप कोई ड्रेस खरीदते हैं तो सोचते हैं कि यह आपकी पसंद है, लेकिन फैशन इंडस्ट्री ने पहले ही रंगों और डिज़ाइनों को लोकप्रिय कर दिया होता है। यानी आपकी राय स्वतंत्र नहीं बल्कि प्रभावित है। बर्नीस का कहना है कि यह बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि आवश्यक है, क्योंकि भीड़ को दिशा चाहिए। चैप्टर 2, नई प्रोपेगेंडा। दूसरे अध्याय में बर्नीस बताते हैं कि प्रोपेगेंडा कोई नया विचार नहीं है। धर्म, युद्ध और राजनीति में यह हमेशा से रहा है, लेकिन आधुनिक युग में जब लोकतंत्र और बड़े बड़े राष्ट्र बने तब इसकी ज़रूरत और भी बढ़ गई। वे कहते हैं कि आज के समय में मीडिया, समाचार पत्र, रेडियो और अब तो फिल्में तक ऐसे माध्यम हैं जो जनता के मन को प्रभावित करते हैं। इन साधनों से बिना सीधे आदेश दिए लोगों से वही कराया जा सकता है जो सत्ता या बड़े कॉरपोरेट चाहते हैं। चैप्टर 3, नई प्रोपेगेंडा के हक में तर्क। इस चैप्टर में बर्नीस स्पष्ट करते हैं कि प्रोपेगेंडा को केवल धोखा या छल समझना गलत है। वे कहते हैं कि लोकतंत्र में जहां लाखों लोग रहते हैं, वहां सबको हर विषय की गहराई समझाना असंभव है। ऐसे में जनता को एक दिशा देने, समाज को संगठित रखने, सामूहिक कार्य करने के लिए प्रोपेगेंडा जरूरी है। यानी यह समाज को बांधने वाला गोंद है। बिना इसके लोकतंत्र अराजक हो जाएगा। चैप्टर 4, जनमत और जनसमूह। बर्नीस जनता की साइकोलॉजी की गहराई में जाते हैं। वे बताते हैं कि आम आदमी बहुत कम सोचता है। वह अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना व्यस्त होता है कि बड़े मुद्दों पर उसकी राय सतही और बोरोड होती है। यानी वह वही मान लेता है जो अखबार, नेता या टीवी डिबेट्स उसे बताते हैं। इसलिए जनमत को आकार देना आसान है।
अगर सही तरह से संदेश पहुंचाया जाए तो बड़ी भीड़ को एक दिशा में मोड़ा जा सकता है। चैप्टर 5 व्यावसायिक प्रोपेगेंडा। बर्नीज यहाँ यह समझाते हैं कि कंपनियाँ केवल प्रोडक्ट नहीं बेचती, बल्कि प्रोपेगेंडा के जरिए उपभोक्ताओं की सोच और भावनाओं को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने आइवरी सोप के प्रचार को साधारण विज्ञापन तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने बच्चों के लिए साबुन से मूर्तियां बनाने की प्रतियोगिता शुरू करवाई। इससे हुआ यह कि आइवरी सोप अब महज सफाई करने वाला प्रोडक्ट नहीं रहा, बल्कि बच्चों की सेहत, रचनात्मकता और खेल कूद से जुड़ गया। यानी हर माँ बाप को यह लगने लगा कि यह साबुन उनके बच्चे की सेहत और विकास के लिए ज़रूरी है। बर्नीज मानते हैं कि सफल विज्ञापन का राज सिर्फ प्रोडक्ट दिखाने में नहीं, बल्कि उसे लोगों की भावनाओं, आकांक्षाओं और जीवन शैली से जोड़ने में है। जब प्रोडक्ट किसी व्यक्ति के दिल को छू ले तो वह केवल सामान नहीं रहता, वह पहचान, अनुभव और जुड़ाव का प्रतीक बन जाता है। चैप्टर 6 पॉलिटिक्स और प्रोपेगेंडा। सोचिए, चुनावी मौसम है, गलियों में झंडे लगे हैं, स्पीकर पर गूंजते नारे हैं और हर जगह एक ही चर्चा, कौन बनेगा नेता। लेकिन बर्नीज कहते हैं असली लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं होती, यह लड़ाई है दिल और दिमाग जीतने की। और यह लड़ाई नीतियों या भाषणों से नहीं, बल्कि प्रोपेगेंडा से जीती जाती है। नेता मंच पर आते हैं, उनकी साड़ी हो या कुर्ता, सब केयरफुली चुना गया होता है। उनके हाथ में कभी तिरंगा तो कभी किसी किसान का हाथ होता है। मंच से उतरते हैं तो भीड़ में बच्चों को गोद में उठाते हैं, बुजुर्गों के पैर छूते हैं। टीवी पर अगले ही दिन यही तस्वीरें सुर्खियां बनती हैं। जनता सोचती है ये तो बिल्कुल हमारे जैसे हैं। 2014 का चुनाव याद कीजिए। चाय पर चर्चा सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं था, वह एक कहानी थी जिसमें एक साधारण कप चाय ने नेता को आम आदमी से जोड़ दिया। लोग टी स्टॉल पर बैठकर बातें करते और महसूस करते कि यह नेता भी उन्हीं जैसा है, वही पीता है, वही सोचता है। अब 2024 के चुनाव की तरफ बढ़ते हैं। सड़कों पर पोस्टर कम, लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर नेता ज़्यादा दिखते हैं। इंस्टाग्राम रील्स में कभी क्रिकेट खेलते, कभी गांव की चौपाल में हंसते बोलते, कभी भावुक होकर मंच पर आंसू पोंछते। ट्विटर पर केयरफुली प्लान्ड हैशटैग ट्रेंड करते हैं। यूट्यूब पर स्पीचेस स्निपेट्स वायरल होते हैं और व्हाट्सएप पर उनके दिल छू लेने वाले मोमेंट्स लाखों चैट्स में घूमते रहते हैं। यह सब एक इत्तेफाक नहीं है, यह वही है जिसे बर्नीज सालों पहले समझा चुके थे। राजनीति केवल विचारधाराओं की नहीं, बल्कि भावनाओं की बाजीगरी है। चुनावी मैदान अब युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि एक विशाल नाटक का मंच बन चुका है। हर दृश्य, हर शब्द, हर तस्वीर जनता की भावनाओं को छूने के लिए रची गई पटकथा का हिस्सा है। और जनता, वे सिर्फ नीतियों को नहीं, बल्कि उस केयरफुली प्लान की गई छवि को वोट देते हैं, जो उन्हें यकीन दिलाती है कि यह नेता हमारा है, हमारे बीच का है। यही बर्नीज का संदेश है। सफल राजनीति वही है जो लोगों की आंखों और दिलों पर कब्जा कर ले। चैप्टर 7 विमेन और प्रोपेगेंडा। जरा 100 साल पहले का समय सोचिए। सड़क पर चलते हुए अगर कोई महिला सिगरेट पी लेती तो समाज उसे असभ्य और बुरी औरत का टैग दे देता था। यह आदत केवल पुरुषों तक सीमित थी, लेकिन बर्नीज ने इस सामाजिक दीवार को तोड़ने के लिए प्रोपेगेंडा का जादू चलाया। उन्होंने न्यूयॉर्क की ईस्टर परेड में कुछ महिलाओं को हाथ में जलती हुई सिगरेट लेकर चलने के लिए तैयार किया और उसे नाम दिया टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम, यानी आज़ादी की मसालें। अखबारों और कैमरों ने इस घटना को ऐसे कवर किया मानो महिलाएं समाज की बेड़ियां तोड़कर आज़ादी की ओर बढ़ रही हों। कुछ ही सालों में सिगरेट पीना विद्रोह, आज़ादी और बराबरी का प्रतीक बन गया। बर्नीज का कहना था कि प्रोपेगेंडा सिर्फ उत्पाद नहीं बेचता, वह सोच बदलता है। और यह खेल आज भी जारी है। सोचिए, आज इंस्टाग्राम पर एक नया ट्रेंड शुरू होता है, हैशटैग नो फिल्टर या हैशटैग बॉडी पॉजिटिविटी। अचानक मॉडल्स और इन्फ्लुएंसर्स बिना मेकअप या स्ट्रेच मार्क्स के साथ तस्वीरें डालते हैं।
यह सिर्फ फ़ोटो पोस्ट करना नहीं होता, बल्कि एक पूरा आंदोलन बन जाता है कि असली सुंदरता प्राकृतिक है, बनावटी नहीं। बड़ी बड़ी कॉस्मेटिक्स कंपनियां भी इस नैरेटिव को पकड़ लेती हैं और अपने प्रोडक्ट्स को इस नेचुरल ब्यूटी के नाम पर प्रमोट करने लगती हैं। या फिर हैशटैग मीटू मूवमेंट को लीजिए। सोशल मीडिया के जरिए लाखों महिलाओं ने एक साथ अपनी आवाज़ उठाई। यह भी एक तरह का प्रोपेगेंडा ही था, सकारात्मक मायनों में, जिसने सत्ता और समाज की जड़ें हिला दी। आज फैशन से लेकर फेमिनिज्म तक, स्किन केयर से लेकर सोशल राइट्स तक, हर जगह वही पैटर्न है। कभी स्लिम फिगर को आदर्श बना दिया जाता है, तो कभी प्लस साइज मॉडल्स को ग्लैमरस बताकर मार्केटिंग की जाती है। हर ट्रेंड, हर कैंपेन हमारे सोचने का तरीका सबटली बदलता है। बर्नीज ने जिस दौर में टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम से महिलाओं के हाथों में सिगरेट दी, उसी रास्ते पर आज के कैंपेन्स महिलाओं के हाथों में मोबाइल कैमरा, हैशटैग और वायरल वीडियोस दे रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, तब अखबार और परेड थी, आज सोशल मीडिया और रील्स हैं। लेकिन असल खेल वही है, प्रोपेगेंडा से समाज की सोच को नया रंग देना। चैप्टर 8, शिक्षा और प्रोपेगेंडा। हम अक्सर मानते हैं कि शिक्षा निष्पक्ष होती है, पढ़ाई का काम बस ज्ञान देना है। लेकिन बर्नीज कहते हैं शिक्षा भी एक बेहद शक्तिशाली प्रोपेगेंडा का साधन है। बच्चों की कॉपियों और किताबों में सिर्फ शब्द नहीं लिखे होते, वहाँ से उनकी सोच, उनके आदर्श और उनका भविष्य गढ़ा जाता है। जरा एक क्लासरूम की तस्वीर सोचिए। घंटी बजती है, बच्चे अपनी कुर्सियों पर बैठते हैं और अध्यापक इतिहास की किताब खोलते हैं। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि किताब में कौन सी कहानी लिखी है। अगर किसी देश को अपने नागरिकों में देशभक्ति भरनी है, तो किताब में वीरता की कहानियाँ होंगी, सूरवीर योद्धाओं की गाथाएं, युद्ध जीतने वाली घटनाएं, बलिदान देने वाले नायकों के किस्से। बच्चे जब इन्हें पढ़ते हैं तो उनके भीतर गर्व और जज्बा भरता है। लेकिन अगर किसी समाज को मेल जोल और सहयोग सिखाना है, तो वही किताबें शांति, भाईचारे और एकता की कहानियों से भरी होंगी। नतीजा यह कि वही बच्चा ज़िंदगी को अलग नज़रिए से देखेगा। आज भी यही पैटर्न साफ दिखता है। भारत में हाल ही में स्कूल की किताबों में हुए बदलाव को देख लीजिए। कुछ अध्याय हटा दिए गए, कुछ नए जोड़े गए। किसी नेता या आंदोलन पर ज़्यादा जोर दिया गया, किसी पर कम। यह बदलाव सिर्फ सिलेबस नहीं है, यह सबटल संदेश है कि आने वाली पीढ़ी को इतिहास को किस लेंस से देखना चाहिए। और यह सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। अमेरिका में टेक्स्ट बुक्स में स्लेवरी और रेसिज्म को किस तरह दिखाया जाए, इस पर लगातार बहस होती है। कुछ स्टेट्स किताबों में इसे दुखद अध्याय कहते हैं, तो कुछ इसे नेसेसरी इविल की तरह दिखाते हैं। दोनों ही वर्जन्स बच्चों के दिमाग में अलग तरह की तस्वीर छोड़ते हैं। सोचिए, वही बच्चा जब बड़ा होकर वोट डालने जाता है या कोई सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बनता है, तो उसके फैसलों में वही बचपन की किताबें बोलती हैं। बर्नीस कहते हैं कि शिक्षा दरअसल साइलेंट प्रोपेगेंडा है, जिसे हम नेचुरल समझते हैं, लेकिन दरअसल वह हमें किसी तय दिशा में सोचने के लिए तैयार कर रही होती है। आज डिजिटल युग में भी यही खेल है। ऑनलाइन कोर्सेज, मोटिवेशनल वीडियोस, यहाँ तक कि यूट्यूब पर बच्चों के लिए बने कार्टून्स तक में वैल्यूज़ छिपी होती हैं। एक कार्टून टीम वर्क और शेयरिंग सिखाता है, दूसरा नेशनलिज्म और प्राइड। यानी चौक और ब्लैकबोर्ड से लेकर स्मार्ट बोर्ड और टैबलेट्स तक, शिक्षा हर दौर में जनता के दिमाग का नक्शा बनाने का सबसे सबटल और सबसे असरदार साधन रही है। चैप्टर 9, सामाजिक सेवा और प्रोपेगेंडा। बर्नीज यहाँ समझाते हैं कि प्रोपेगेंडा सिर्फ व्यापार, राजनीति का औजार नहीं है। इसकी ताकत सामाजिक आंदोलनों, सुधारों और स्वास्थ्य अभियानों तक भी फैली हुई है। कभी यह लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करता है, कभी किसी सामाजिक बुराई के खिलाफ खड़ा करता है, तो कभी पूरे देश को किसी बीमारी से लड़ने के लिए एकजुट कर देता है। जरा एक दृश्य सोचिए, गांव का एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक नर्स बच्चों को कतार में खड़ा कर रही है, लेकिन कुछ परिवार डर और झिझक में पीछे हट जाते हैं। वैक्सीन से बुखार आ जाएगा या इससे बच्चे बीमार हो जाते हैं, ऐसी अफवाहें हवा में तैर रही हैं। अब अगर सरकार सिर्फ आदेश दे दे कि हर बच्चे को पोलियो का टीका लगाना है,
तो क्या लोग मानेंगे? शायद नहीं। यही प्रोपेगेंडा काम आता है। टीवी पर एक मशहूर अभिनेता हाथ जोड़कर कहता है, 2 बूंद जिंदगी की। क्रिकेट मैदान में मैच शुरू होने से पहले बड़े बड़े खिलाड़ी जनता से अपील करते हैं। अखबारों में डॉक्टरों के इंटरव्यू छपते हैं। रेडियो पर माएँ अपने अनुभव सुनाती हैं कि कैसे वैक्सीन ने उनके बच्चों को सुरक्षित रखा। धीरे धीरे डर भरोसे में बदल जाता है और पूरा देश पोलियो फ्री होने की दिशा में आगे बढ़ता है। आज भी यह पैटर्न साफ दिखता है। कोविड-19 के दौर को याद कीजिए। शुरुआत में लोग वैक्सीन को लेकर सशंकित थे, लेकिन फिर अचानक सोशल मीडिया पर #वैक्सीनेट इंडिया ट्रेंड करने लगा। फिल्म स्टार्स अपने टीका लगवाते वीडियोस पोस्ट करने लगे। क्रिकेटर्स ने इंस्टाग्राम पर संदेश दिया और प्रधानमंत्री तक ने कैमरे के सामने वैक्सीन लेते हुए तस्वीर खिंचवाई। यह सब मिलकर एक नैरेटिव गढ़ते हैं कि वैक्सीन सिर्फ दवा नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। और यह सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं। स्वच्छ भारत अभियान को देख लीजिए। सफाई का आदेश देना आसान था, लेकिन लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए इसे राष्ट्रभक्ति से जोड़ा गया। स्कूलों में बच्चों से झाड़ू लगवाई गई। सेलिब्रिटीज़ ने सोशल मीडिया पर ब्रूम लेकर तस्वीरें डाली। देखते देखते सफाई करना सरकारी आदेश से देशभक्ति का प्रतीक बन गया। बर्नीस का यही कहना है, समाज को बदलने के लिए केवल कानून या नियम काफ़ी नहीं होते, लोगों के दिल और दिमाग को छूना पड़ता है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा असरदार हथियार है प्रोपेगेंडा। चैप्टर 10, युग का समापन और भविष्य की दिशा। सोचिए, आप रात को टीवी पर न्यूज़ देख रहे हैं। एक तरफ कोई नेता अपनी पार्टी के झंडे के साथ भीड़ को संबोधित कर रहा है। दूसरी तरफ किसी ब्रांड का विज्ञापन चल रहा है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि यही चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और तीसरी तरफ एक सोशल कैंपेन है जहां कोई फिल्म स्टार लोगों से कह रहा है, अपनी बेटी को पढ़ाओ या वैक्सीन ज़रूरी है। इन तीनों ही चीज़ों में एक कॉमन चीज़ है, वो है प्रोपेगेंडा। बर्नीस अपने अंतिम अध्याय में यही बताते हैं कि प्रोपेगेंडा आधुनिक समाज की एक ऐसी वास्तविकता है जिसे आप चाहें तो भी अनदेखा नहीं कर सकते। यह हमारे चारों तरफ है, राजनीति, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर जगह। वे कहते हैं, असली सवाल यह नहीं कि प्रोपेगेंडा है या नहीं, बल्कि यह है कि इसका इस्तेमाल किस लिए हो रहा है। सिर्फ किसी नेता, कंपनी या संगठन के फ़ायदे के लिए या समाज के व्यापक हित में है। आज के समय में उदाहरण देखें तो साफ हो जाता है। कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने केवल आदेश नहीं दिए कि वैक्सीन लगवाओ, बल्कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बॉलीवुड स्टार्स और डॉक्टर्स को सामने लाया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए गए, टीवी पर इमोशनल एड्स दिखाए गए। नतीजा ये हुआ कि लोग वैक्सीन को केवल इंजेक्शन नहीं बल्कि सुरक्षा की ढाल मानने लगे। यहाँ प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए हुआ। लेकिन दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि कभी कभी फेक न्यूज़, अफवाहें या भ्रामक कैंपेन भी चलाए जाते हैं, किसी जाति या समुदाय को बदनाम करने के लिए या चुनावी फ़ायदे के लिए। ऐसे में यही प्रोपेगेंडा जो समाज को जोड़ सकता था, समाज को तोड़ने भी लगता है। बर्नीस की चेतावनी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। वे कहते हैं, प्रोपेगेंडा तलवार की तरह है, इसे आप किसी को भी बचा भी सकते हो और घायल भी कर सकते हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसे चलाने वाला किस नीयत से काम कर रहा है। अगर मकसद शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना है तो प्रोपेगेंडा लोकतंत्र को मजबूत करेगा। लेकिन अगर मकसद केवल निजी फ़ायदा, सत्ता या लालच है तो यह लोकतंत्र को खोखला कर देगा। यानी बर्नीस हमें एक आईना दिखाते हैं। प्रोपेगेंडा कोई बाहर की चीज़ नहीं बल्कि हमारे ही समाज का हिस्सा है, और यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसके जाल में अंधे होकर फंसते हैं या समझदारी से सोचकर इसका सही इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, प्रोपेगेंडा किताब हमें यही सिखाती है कि आधुनिक समाज में आज़ादी एक भ्रम है। हमारी सोच, हमारी पसंद, हमारे निर्णय पहले से ही केयरफुली प्लान्ड संदेशों और अभियानों द्वारा प्रभावित किए जाते हैं। बर्नीस मानते थे कि यह जरूरी है कि लोकतंत्र और समाज संगठित रह सके,
लेकिन साथ ही यह किताब हमें सतर्क भी करती है कि हमें हर संदेश पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सवाल करना चाहिए कि क्या यह मेरी सोच है या किसी ने मेरे मन में ये बीज बोया है। आज जब सोशल मीडिया, एल्गोरिदम और डिजिटल मार्केटिंग हमारे जीवन का हिस्सा है, इसलिए आज के समय में बर्नीस की यह किताब और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। बर्नीस की किताब हमें यह सिखाती है कि इस खेल को पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो हमारी आज़ादी सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर हम जागरूक रहकर हर संदेश को परखेंगे तो यही प्रोपेगेंडा हमें एम्पावर भी कर सकता है, बेहतर चुनाव करने में, सच को पहचानने में और समाज को समझने में। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें और ऐसी ही और भी गहरी प्रेरणादायक समरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।